इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की। किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ है। यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं कभी भी। तो जब किताबें आप खोजेंगे तो उसमें आपको किताबों में बहुत सारा दिया गया हुआ है, उतने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। बहुत शॉर्ट चीज़ें हम रखेंगे, कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में हम सब कुछ कवर कर लें जो ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, बिना किसी इधर उधर की बात की। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का मतलब क्या हुआ? मोटा मोटा इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी साहित्य के इतिहास पे जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो शुरू से लेके, यानी कि जब से लिखी जानी शुरू हुई, यानी कि मध्यकाल से लेके अभी तक कितने लोगों ने किताबें लिखी, उनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है और किताब का नाम क्या रहा है। एग्जाम में भी ऐसे ही पूछता है, शायद किसी किताब का नाम देगा और आपसे उसका प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा या लेखक का नाम पूछ लेगा। तो हम देखते हैं कि जो इतिहास लेखन की पद्धति रही है वो कैसी रही है कि 4 पद्धतियां होती हैं इतिहास लेखन की। एक पद्धति होती है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति और चौथी विधेयवादी पद्धति। तो पहली पद्धति नाम से ही पता चल रहा है वर्णानुक्रम पद्धति है कि यानी कि कवियों का नाम अल्फ़ाबेट के आधार पे कवियों का नाम लिखा जाएगा, उनकी रचनाओं के बारे में लिखा जाएगा। तो ऐसी किताबें जिनका कालक्रम ऐसा रहा है कि ए से शुरू हुए जितने लेखक हैं उनका नाम दिया गया, उसके बाद उनकी रचनाएं दी गई, फिर बी से दी गई। तो इस तरीके से जिन लेखकों ने किताब लिखी है वो वर्णानुक्रम पद्धति में आते हैं। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? एक तो है गारसा दितासी और दूसरे कौन से हैं? शिव सिंह सेंगर। दूसरी पद्धति कौन सी है? कालानुक्रम। इनके इतिहास ग्रंथ लिखने का आधार क्या रहा है? कालक्रम, यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच के जो लेखक हैं उनकी रचनाओं के बारे में जो डिटेल दी गई है, फिर 1200 से लेकर 1300, इस तरीके से जो टाइम पीरियड को आधार बना के अपनी किताब लेकर आए हैं उसको कहा जाता है कालानुक्रम पद्धति इतिहास का। इसमें कौन से लेखक हैं? इसमें लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बहुत सारे नाम हैं। दूसरी पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति, जो केवल तथ्यों पे बात करती है, बहुत ज़्यादा मतलब डीप एनालिसिस नहीं करती है रचनाओं का। ये वैज्ञानिक पद्धति कही जाती है जो केवल तथ्यपरक बातें करती है कि एग्जैक्ट डेटा जो दे रही है। इसमें शामिल हैं गणपत चंद्र गुप्त, इनकी जो किताब है वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत मानी जाती है। चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति थोड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो हुआ ये है कि फ्रेंच दार्शनिक एक हैं तेन, जो कहते हैं कि 3 तरीके की जब आप किसी रचना की व्याख्या करें तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात रेस यानी कि जाति, दूसरी बात वातावरण और तीसरी बात क्षण विशेष यानी कि मोमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो साहित्य है, जिस रचना की आप बात कर रहे हैं वो किस समुदाय का साहित्य है। जाति का मतलब ये हुआ कि किस समुदाय का, किस जाति का साहित्य है। दूसरा वो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहित्य जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। तो उस पूरी जो जाति है उसकी परंपरा कैसी रही है, उसका वातावरण कैसा रहा है। यानी कि वातावरण का मतलब ये हुआ कि समझिए आप सरल शब्दों में कि उस साहित्य के लिखे जाने के पीछे पूरा वातावरण कैसा रहा है। यानी कि अब मान लीजिए कि एक जनजाति है, कोई पहाड़ी जनजाति है, तो उस पहाड़ी जनजाति की पूरी परंपरा कैसी रही है, उसका वातावरण कैसा रहा है। जैसे ही उसका वातावरण होगा वैसी रचना लिखी जाएगी। अब तीसरा चीज आता है क्षण विशेष यानी कि मोमेंट। क्षण विशेष का मतलब हुआ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब रचना की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि अभी जल्दी में एक नोएडा में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ जिसे बचाया नहीं जा सका। मान लीजिए कि इस पे किसी ने कविता लिखी, तो ये क्षण विशेष हुआ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज हुई थी जिसकी वजह से ये रचना लिखी गई। तो ये हुआ क्षण विशेष। इन विधेयवादी पद्धति में तो हम इतिहास लेखन पद्धति की बात कर रहे थे। हमने वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति की बात कर ली थी। विधेयवादी पद्धति में फ्रेंच विद्वान तेन ने दिया था, जिसमें उन्होंने जाति, रेस, वातावरण और मोमेंट यानी क्षण विशेष की बात की थी। इसके अंतर्गत इतिहास की पुस्तकें लिखी, इसको आधार बनाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और भी दूसरे लोगों ने इस पद्धति के आधार पर ही अपनी पुस्तकों की रचना की है। अब हम बात करते हैं लेखन परंपरा की। तो इसको भी हम 3 खंडों में बांट लेंगे तो अध्ययन की दृष्टि से हमारे लिए सुविधा होगी। एक मील का पत्थर मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम शुक्ल जी को केंद्र में मान लेते हैं कि लेखन परंपरा शुक्ल के पहले कैसी थी, शुक्ल के समय कैसी थी और शुक्ल के बाद कैसे थी। तो शुक्ल के पहले की जो परंपरा है उसमें 2
परंपराएं मिलती हैं। एक तो अनौपचारिक परंपरा और एक औपचारिक परंपरा। अनौपचारिक परंपरा का मतलब क्या हुआ कि वो इतिहास ग्रंथ नहीं लिखना चाहते थे, इतिहास की पुस्तक नहीं लिखना चाहते थे, बस एक किताब लिख रहे थे जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जब कल्हड़ राज तरंगड़ी लिख रहे थे तो कश्मीर का इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो एक पुस्तक की रचना कर रहे थे, लेकिन हमें उसे कश्मीर का इतिहास पता चलता है। तो अनौपचारिक कहने का मतलब इतिहास की पुस्तक लिखना उद्देश्य नहीं था, बस अपनी बात कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन वो इतिहास की पुस्तक मानी गई। तो अनौपचारिक परंपरा में पहली किताब आती है भक्तमाल, जिसके रचनाकार नाभादास हैं। दूसरी किताब आती है कालिदास हजारा, जिसके लेखक एक कवि कालिदास हैं, ये नाटक वाले नहीं हैं। तीसरी किताब है 84 वैष्णवन की वार्ता और चौथी किताब है 252 वैष्णवन की वार्ता। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक गोकुलनाथ हैं। गोकुलनाथ किसके लड़के थे? विट्ठलनाथ के। विट्ठलनाथ के पिताजी कौन थे? वल्लभाचार्य पिताजी थे। अब इन किताबों का साहित्यिक दृष्टि से उपयोग क्या है? इन किताबों में कुछ कवियों का, यानी कि आदिकाल के कवियों का, मध्यकाल के कवियों का, भक्तिकाल के कवियों का कुछ नाम दिया गया है, उनके बारे में डिटेल दी गई है, उनकी साहित्यिक रचनाओं की बात की गई है कि उनकी कविताएं कैसी हैं। ये अनौपचारिक किस्म की जो किताबें हैं, ये बाद में जो इतिहास लेखक होंगे उनके लिए स्रोत का काम करेंगी। तो शुक्ल पूर्व युग में अनौपचारिक में 4 नाम: भक्तमाल, नाभादास, कालिदास हजारा, कालिदास, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, लेखक गोकुलनाथ। अब औपचारिक परंपरा क्या रही है शुक्ल पूर्व युग में, कि इतिहास लिखना, इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए उन्होंने किताब लिखी। तो उसमें शामिल हैं गारसादी तासी, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु विनोद। ये शुक्ल युग में आ जाइए फिर, तो शुक्ल युग शुरू ही होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं। शुक्ल युग को हम कहाँ से कहाँ तक मान सकते हैं? आचार्य शुक्ल से लेके 1985 रामस्वरूप चतुर्वेदी तक मान सकते हैं कि उनकी किताबों को, शुक्ल युग से रामस्वरूप चतुर्वेदी के बीच की जितनी किताबें हैं उनको हम शुक्ल युग के अंतर्गत मान सकते हैं। फिर शुक्ल युग के बाद जो राइटर हुए, यानी कि 1990 के आसपास, 2000 ईस्वी के आसपास जो राइटर हुए, उनको माना जा सकता है, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं बच्चन सिंह को, सुमन राजे, नीलाभ और नीरजा माधव। तो शुक्ल पूर्व युग में क्या हो रहा है कि एक अनौपचारिक परंपरा, फिर औपचारिक परंपरा, जो कि अपरिपक्व थी, लेकिन बाद के लेखकों के लिए वो एक महत्वपूर्ण दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनका जो रॉ मटेरियल था, जो अव्यवस्थित मटेरियल था, उसको व्यवस्थित रूप से बाद के लेखकों ने, परवर्ती लेखकों ने इस्तेमाल किया और एक संवर्धित, संशोधित अच्छा ग्रंथ बनाया। तो अभी तक हमने बात क्या की? अभी तक हमने बात की लेखन पद्धति की। 4 तरीके की पद्धतियाँ। शुक्ल के पहले इतिहास में कौन लिख रहे थे, किताब लिख रहे थे, अनौपचारिक परंपरा, औपचारिक परंपरा, फिर शुक्ल युग की परंपरा और फिर शुक्ल युग के बाद की परंपरा। अब हम सीधे सीधे बात इस चीज़ की करेंगे कि इतिहास ग्रंथ कौन से हैं, क्या नाम है, उसके लेखक कौन है और उसका समय क्या है। थोड़ी बहुत उसकी विशेषता हम बाद में देख लेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, अभी तक की एग्जाम में यही पूछा जाता है, इतिहास ग्रंथ का नाम देगा, 4 ग्रंथों का नाम दिएगा, उनका समय क्रम लगाने के लिए दे देगा, या फिर उन राइटर का नाम पूछ लेगा किताब का। तो मेरे समझ के हिसाब से मैंने कुछ किताबों की नोटिंग की है जो महत्वपूर्ण है, जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। मैं उनको बताऊंगा कालक्रम के हिसाब से। तो पहली किताब कौन सी आती है? गारसादी तासी की। गारसादी तासी कौन थे? एक फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, जिसे माना जाता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया, वो गारसादी तासी ने लिखने का काम किया। इनकी किताब का नाम क्या है? इस्तवार दल्ला लितेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई। पहला खंड कब आ रहा है? 1839 यानी 1839 में। दूसरा खंड कब आ रहा है? 1847 यानी कि भारत के आज़ाद होने के 100 साल पहले, 1847 में। 2 खंडों की किताब, पहली खंड 1839 में प्रकाशित हुई, दूसरा खंड 1847। खास बात क्या है कि इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर इन्होंने इतिहास लिखने का काम किया, यानी कि लेखकों का अल्फ़ाबेटिकल आधार पे इन्होंने रखा। काल विभाजन नहीं किया, नामकरण नहीं किया, और 1000 लगभग कवियों का संकलन किया, लेकिन केवल उसमें हिंदी के कवि नहीं थे, उसमें अपभ्रंश के कवि, प्राकृत के कवि, उर्दू के कवि। मूल रूप से सीधा सीधा देखा जाए तो केवल 70-72 हिंदी के कवि रहे हैं। ये इनकी सीमाएं हैं। दूसरी किताब कौन सी आती है? तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी, या फिर इसको तबका सुअरा भी कहा जाता है। ये किताब कब प्रकाशित हो रही है? 1848 में। इसके लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन।
इसकी भाषा क्या रही है? इसकी भाषा उर्दू और अरबी मिश्रित रही है। इन्होंने भी बहुत सारे उर्दू के कवियों और हिंदी के कवियों को सम्मिलित किया। मूल रूप से हिंदी के कवियों की संख्या देखें तो 90 के आसपास मिलती है, तो ये भी बहुत अच्छी इतिहास की पुस्तक नहीं मानी जा सकती है। तीसरी जो पुस्तक आती है वो हिंदी भाषा में, यानी कि अभी तक ताशी ने जो लिखा था वो फ्रेंच में लिखा था, मौलवी करीमुद्दीन ने जो लिखा था वो उर्दू और अरबी की मिश्रित भाषा रही है। पहली बार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो प्रयास किया गया है वो महेश दत्त शुक्ल द्वारा किया गया है। इनकी किताब का नाम क्या है? काव्य भाषा संग्रह माफ कीजिएगा, भाषा काव्य संग्रह। महेश दत्त शुक्ल, भाषा काव्य संग्रह। प्रकाशन वर्ष 1848 1873। मैं फिर से बोल देता हूँ, गारसा दी ताशी 1839, इस्तवार दल्ला लित्योतर इंदो हिंदुस्तानी, मौलवी करीमुद्दीन तजकिरा ई सुगरा ई हिंदी 1848, महेश दत्त शुक्ल भाषा काव्य संग्रह 1873। चौथी किताब जो सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, आचार्य शुक्ल ने भी उसे बहुत महत्वपूर्ण माना है, जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। इसके लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर। ये किताब कब प्रकाशित हो रही है? 1883 में प्रकाशित हो रही है। इसके बाद एक विद्वान आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी किताब का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये किताब कब प्रकाशित हो रही है? 1888 में प्रकाशित हो रही है। तो पहली बार क्या हो रहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने व्यवस्थित रूप से काल विभाजन किया है, नामकरण किया है, लेकिन कमियां क्या हैं इस किताब की? इन्होंने काल विभाजन किया तो 18 काल रख लिए। नामकरण क्या किया? तो जो भी मन में आया, विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदी साहित्य और तुलसीदास का काल, ऐसे ही नामकरण किया, कुछ बहुत ढंग का नामकरण नहीं किया है। तो अभी तक हमने 4 किताबों की बात की, ताशी की किताब, मौलवी करीमुद्दीन की किताब, महेश दत्त शुक्ल की किताब और जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में 6वीं किताब है हिंदी कोविद रत्नमाला। ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। पहला खंड 1909 में, दूसरा खंड 1914 में। इसके लेखक श्याम सुंदर दास। इसका रेफरेंस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब लिखते हुए लिया है। इससे रेफरेंस लिया है कवियों का, लेखकों का, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद 7वीं किताब आती है मिश्र बंधु विनोद की। ये 3 खंडों की किताब है। पहले से तीसरे खंड तक 1913 में प्रकाशित हुई है और चौथा खंड 1934 में प्रकाशित हुआ है। ये एक बड़ा काव्य वृत्त संग्रह है, जिसे प्रकांड कवि वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल ने कहा है। 3 भाई थे, श्याम, शुक और गोविंद बिहारी मिश्र। तीनों ने मिलकर इस किताब को लिखा। 4 खंडों में किताब है। पहले 3 खंड 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा खंड 1914 में। नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। राइटर का नाम मिश्र बंधु। 8वीं किताब ब्रज माधुरी सार कब प्रकाशित हो रही है? 1923 में। लेखक कौन है? वियोगी हरि। इसका भी रेफरेंस, इससे भी रेफरेंस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया है अपनी किताब तैयार करने में। 9वीं किताब हिंदी भाषा का विकास, प्रकाशन वर्ष 1924। इसके लेखक श्याम सुंदर दास हैं। 10वीं किताब कविता कौमुदी, प्रकाशन वर्ष 1928, राम नरेश त्रिपाठी। अभी तक जो हमने किताबें देखी, ये किताबें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब लिखे जाने के पहले लिखी गई हैं। कौन कौन सी? ताशी की किताब 1839 में, उसके बाद करीमुद्दीन की किताब 1848 में, फिर किसकी किताब है? महेश दत्त शुक्ल की 1873 में, फिर किसकी? शिव सिंह सेंगर कब? 1883, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन 1888, उसके बाद श्याम सुंदर दास 1909 और 1914। क्या नाम है? हिंदी कोविद रत्नमाला। उसके बाद कौन आते हैं? मिश्र बंधु विनोद 1913 में 3 भाग, 1934 में चौथा भाग। फिर श्याम सुंदर दास की हिंदी भाषा का विकास 1924 में। उसके बाद कविता कौमुदी 1928 में, राम नरेश त्रिपाठी के। इसके बाद किसकी किताब आएगी? इसके बाद आएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब, जो कि 1929 में प्रकाशित हो रही है। इसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हम बात करते हैं अगली किताब का, जिसका नाम है हिंदी साहित्य। प्रकाशित कब हुई? 1933 में। इसके संपादक कौन रहे हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगली किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कई बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि इस किताब का प्रकाशन वर्ष कब है और इसके राइटर कौन है? क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938, राइटर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगली किताब हिंदी साहित्य की भूमिका, किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, प्रकाशन वर्ष 1940। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली किताब हिंदी काव्य धारा,
किसने लिखी? राहुल सांकृत्यायन ने। प्रकाशन वर्ष 1944। क्या? हिंदी काव्य धारा, राहुल सांकृत्यायन, 1944। उसके बाद एक महत्वपूर्ण किताब आती है जो कई बार एग्जामों में पूछी गई है, एनटीए में पूछी गई है। उसका नाम है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी कब प्रकाशित हो रही है? 1945। किसकी किताब है? नंद दुलारे वाजपेयी की। अगली किताब रीति काव्य की भूमिका कब प्रकाशित हो रही है? 1949 में। किसकी किताब है? डॉक्टर नागेंद्र। रीति काव्य की भूमिका 1949, डॉक्टर नागेंद्र। अगली किताब आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंद दुलारे वाजपेयी। अगली किताब हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं की अगली किताब है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। प्रकाशन वर्ष वही सेम है, 1952। यानी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास दोनों किताबें 1952 में प्रकाशित हुई। राइटर कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक किताब और है 1940 में जो प्रकाशित हुई थी, उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की अगली किताब कौन सी है? हिंदी साहित्य का अतीत। प्रकाशन वर्ष 1960, लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगली किताब साहित्य का इतिहास दर्शन। प्रकाशन वर्ष 1960। किसकी किताब है? नलिन बिलोचन शर्मा की। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, 1960, नलिन बिलोचन शर्मा। अगली किताब हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित हो रही? 1961 में प्रकाशित हो रही। कौन प्रकाशित कर रहा है? नागरी प्रचारणी सभा। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। यानी कि नाम से ही पता है, चल रहा है कि बहुत बड़ा इतिहास होगा। 16 खंडों में प्रकाशित हो रही। कब प्रकाशित हो रही? 1961 में प्रकाशित हो रही। कौन कर रहा है? नागरी प्रचारणी सभा कर रही है। अगली किताब जो कि बहुत महत्वपूर्ण किताब है एग्जाम की दृष्टि से, इसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किसने लिखा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965। अगली किताब हिंदी साहित्य का इतिहास, ये संपादक कौन है इसके? डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर नागेंद्र की संपादित पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973। नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है इतिहास की दृष्टि से। अभी हम आगे जो नामों को लेंगे वो सब एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे जो कि जेएनयू के प्रोफेसर थे। क्या? हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे जेएनयू में, मैनेजर पांडे, जिनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। किताब का नाम क्या है? हिंदी साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। प्रकाशन वर्ष 1981, राइटर मैनेजर पांडे। अगली किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रकाशन वर्ष 1985। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी, 1985। अगली किताब हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, 1986, राइटर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस किताब पे इन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया था। क्या नाम है? हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। प्रकाशन वर्ष 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगली किताब जो कि काफी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1996, राइटर कौन है? बच्चन सिंह। इनकी किताबों से उद्धरण दिए जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनकी किताब का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1996, राइटर बच्चन सिंह। अगली किताब एक महिला ने लिखी है जिनका नाम है सुमन राजे। इन्होंने इतिहास में कितनी महिला लेखिकाएं हुई हैं उनको केंद्र में रख के किताब लिखा, इसीलिए अपनी किताब का नाम हिंदी साहित्य का आधा इतिहास रखा है। अपनी किताब का नाम हिंदी साहित्य का आधा इतिहास रखा है। इसकी राइटर कौन है? सुमन राजे, एक महिला थी। इन्होंने किताब लिखी। कब प्रकाशित हो रही है? 2003 में प्रकाशित हो रही है। इसके बाद आती है किताब हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। यानी कि मौखिक इतिहास का मतलब कि आपस की बोलचाल की भाषा में। इसके संपादक रहे नीलाभ हस्क। ये कौन है? ये आपने एक नाम सुना होगा, इलाहाबाद में रहते थे और इन्होंने अपने इतिहास लिखने का जो वो रखा है, स्रोत जो रखा है, वो लेखकों की आपसी बातचीत को बनाया है। उपेंद्र नाथ अस्क का नाम आपने सुना होगा, उनके लड़के हैं नीलाभ हस्क। इन्होंने हिंदी साहित्य का मौलिक इतिहास लिखा है। अगली किताब हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव ने लिखा है। 2012 में ये किताब प्रकाशित हुई है। इन्होंने एक बाद में नारी दृष्टि के हिसाब से किताब
लिखने का काम किया है। तो ये 32-33 किताबों की एक सूची है जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतिहास लेखन परंपरा में इतिहास दर्शन क्या है और क्या चीज़ें हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये किताबों की लिस्ट है, ये कुछ महत्वपूर्ण। हमने एक सूची की बात की, कुछ किताबों की सूची की बात की। अब कुछ विशेष बातें जो उन किताबों के बारे में है, हम उसको देखेंगे, एक मोटी मोटी बातें। तो शुरू करते हैं ताशी से। ताशी ने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। करीमुद्दीन ने कोशिश की, लेकिन कुछ बहुत अच्छी किताब नहीं मानी जाती जो उर्दू में लिखी गई। उसके बाद तीसरी किताब जो आती है महेश दत्त शुक्ल की भाषा काव्य संग्रह, इसे माना जाता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य संबंधी ग्रंथ है ये। तो हिंदी भाषा में पहली बार इन्होंने इतिहास लिखने की कोशिश की। फिर शिव सिंह सरोज आती है जो कि नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हो रही है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान। इसमें दो खास बातें हैं। एक तो ये कि पहली बार किसी इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, नामकरण किया। इसके पहले तक काल विभाजन और नामकरण नहीं हुआ है। और इन्होंने एक मुख्य बात जो जानने वाली है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। और आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है। उसके बाद जो किताब आती है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किताब प्रकाशित हुई 1938 में। इसके लेखक कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा पहली बार, और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहा रामकुमार वर्मा ने। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने कहा। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने कहा। इनकी किताब की लिमिटेशन क्या है? ये किताब सिर्फ आदिकाल से भक्तिकाल तक रही है, यानी कि 693 ईस्वी से 1993 ईस्वी तक ही रही है। ये तो बात हो गई कुछ किताबों के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। एक किताब है 1986 में प्रकाशित हुई हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनको साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान दिया गया है पहली बार। मतलब किसी व्यक्ति को व्यास सम्मान दिया जा रहा है, वो भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए, किताब के लिए दिया जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वही किताबों का नाम, उनका कालक्रम और उनके राइटर।